तो हम इस युद्ध को हम क्या देखें, इसका भविष्य क्या देखें? क्या ये लड़ाई अब लंबी चल, कोई डील हो जाए अमेरिका के साथ, वो पॉसिबिलिटी है, बट अगर वो नहीं होता है तो ये तो इस रीजन में महीनों महीनों साल भर चलेगी। शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से ईरान को अभी तक वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेना चाहिए था। इस बार जो अमेरिका जो सोच रहा था कि ईरान इस तरह से इतना वार नहीं कर सकेगा, लेकिन जो दिख रही है लड़ाई अभी, उसमें ईरान पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ वार कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। और अब देखिए, इसने अपना जो वार करने इमीडिएट शुरू कर दिए। तो ये कहा जा रहा है कि खामनेई की मौत से पहले, पिछली वॉर के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मारे भी गए तो क्या होगा, क्योंकि इन्हें दिख रहा था जंग तो होनी है फिर से। तो खामनेई के आगे सक्सेशन क्या होगा उसका भी प्लान बना हुआ था, और कि अगली बार अगर इजराइल और अमेरिका जोरदार अटैक करेंगे हम कैसा जवाब देंगे। तो उसकी इनके पास एक तरह से कहीं प्ले बुक या प्लान बना हुआ था। तभी आप देखिए विद इन आवर्स ये सारी रिटेलिएशन होनी शुरू हो गई। एक चीज़ और है, इसमें यही नहीं केवल अमेरिका को हर्ट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन बेसिस को मारने की, नुकसान करने की। अमेरिकन सोल्जर अगर मर जाएं, कुछ तो मरे हैं, पर इक्वली जैसे आप पहले कह रही थी, हमारी बात हो रही थी कि गल्फ एरिया के जो रूलर्स हैं उनको लगेगी भी हमारे देश में जो ये बम गिर रहे हैं वो अमेरिका की वजह से हो रहा है, अमेरिका की वजह से हो रहा है। तो अमेरिका को वो बोलेंगे भी अमेरिका तुम जंग रोको, नहीं तो हमारे यहाँ आग लग रही है। तो वो ऑब्जेक्टिव है ईरान का कि गल्फ के रूलर्स को, बहरीनी, कतरी, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, क्राउन प्रिंस ऑफ आपके एमिरेट्स, कि ये लोग घबराएं और बोलें ट्रंप को कि ये जंग रोको, नहीं तो हमारे देशों में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ट्रंप के जो बयान हम सुन रहे हैं, हालिया कई बयान हैं, उसमें वो यही कह रहे हैं कि जंग इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं, 4 हफ्ते या 5 हफ्ते चल सकती है। तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि इस वाकई ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है? ये युद्ध चलने को 4-5 हफ्ते क्या 4-5 महीने क्या 4-5 साल चलेगा, चल सकता है, पर होने को 4-5 दिन भी चल सकता है। ट्रंप और अमेरिका का विचार ये था कि इसे 4-5 दिन में निपटाने का। उनके माइंड में चल रहा था मॉडल वेनेजुएला का। वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को किडनैप किया, जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी उसको घंटों बाद, मात्र चंद घंटों में फ़ोन किया कि आप अपने ऑफिस में आइए, हमें आपसे बात करनी है। आप अपने डिफेंस मिनिस्टर और अपने स्पीकर को लेकर आइए, हाउस का जो है पार्लियामेंट का। वो आए अपने ऑफिस में, इनको अमेरिकन कमांड, सेंट्रल कमांड फ्लोरिडा से फ़ोन आया, जनरल था वहाँ। उसने इनको बोला आपके पास 15 मिनट हैं, डिसाइड करो हमारे साथ काम करोगे या नहीं। अगर डिसाइड करते हो कि नहीं करोगे हमारे साथ काम, तो इस 15 मिनट के अगले 15 मिनट में तुम सब मारे जाओगे। यस और नो अभी डिसाइड करो। तो रॉड्रिगेज वगैरह जो भी था वो कर गए, चलो करते हैं कोऑपरेट। तो इन्होंने ये सोचा था कि ईरान में भी ऐसे होगा, ठीक है, खामनेई मार देंगे, नेक्स्ट सक्सेसर कोई आएंगे, ये नेक्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप जो होगी उनको भी इसी तरह धमकाएंगे, भैया तुम एग्री करो नहीं तो तुम्हें फ्लैट करते हैं। और है कैपेबिलिटी अमेरिका के पास। पर इशू ये हुई है कि ईरान की इनका जो ढांचा है, जो सिस्टम है, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और इनका स्पिरिचुअल क्लेरिक का पूरा इकोसिस्टम है, वो इतना आई थिंक एंट्रेंच्ड है कि नेक्स्ट लेयर ने भी मना कर दिया है इनको कि हम नहीं कोऑपरेट करेंगे। तो अब ये नेक्स्ट लेयर को मारेंगे। हो सकता है अगली लेयर जो आए, अभी इस जो सक्सेसर बना इसे मार देंगे, मार सकते हैं। ये जो खामेनी के जो बेटे बने हैं, मुस्तफा खामेनी, उनके बारे में भी अमेरिका का कहना है कि हम उनको नहीं मंजूर करते हैं। हाँ ठीक है ना, मंजूर नहीं करते और मारने की कोशिश करेंगे। अगर वो बन जाते हैं मारने की कोशिश करेंगे, और चांस है मार भी देंगे। और बाय द वे ये सब मारे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन देशों के अंदर गद्दार बैठे हैं। मदुरो के बॉडीगार्ड टीम्स में से एक सीनियर आदमी था जो कि बिक गया था, बिका हुआ था CIA से। यहाँ पर भी जो खामेनेई मारा गया, इसमें एक इनका एसेट था, वो CIA का बंदा था, इनसाइडर, जिसने इनको एग्जैक्ट डिटेल दी। कैमरा से इनको हैकिंग हुई और सैटेलाइट इमेजरी वगैरह सब हुई, बट आखिरी मिनट टू मिनट की अभी ये इस कमरे में है कि उस कमरे में, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो गद्दार की वजह से खामेनेई मारे गए। एब्सोल्युटली यही हो रहा है। तो एक मॉरल है मेरे ख्याल से दुनिया भर की सरकारों के लिए कि आपकी सबसे बड़ा जो खतरा है ना, अपने सबसे सीनियर, सबसे अंदर मिलिट्री
या इंटेलिजेंस वालों से है, जो कि मोसाद या CIA खरीद लेते हैं या ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। बाय द वे लेसन है। तो अगर अगली लेयर मान जाती है हाँ, तो 5 दिन में युद्ध रुक जाएगा। लेकिन सर असली लड़ाई जो है अमेरिका का ये कहना है और इजराइल का कि ईरान बड़ा न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास, जिसके लिए हालांकि ईरान ने कभी ना तो उसका खंडन किया ना तो उसकी पुष्टि की। और अमेरिका का कहना है कि हम इसे इसलिए रोक रहे हैं ताकि ये न्यूक्लियर पावर न बन सके। आप मानते हैं वाकई कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है और ये इस युद्ध के बाद वो पीछे हट जाएगा इसको हासिल करने से? मेरे ख्याल से ईरान के पास फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से ईरान को अभी तक वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेना चाहिए था, दुनिया को बता देता मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो अमेरिका आप पे अटैक ना करता। नॉर्थ कोरिया के किम के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है। ओके, सद्दाम मारा गया क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। ओके, गद्दाफी बना रहा था पर उसने गिव अप कर दिया, मार दिया। तो अगर इनके पास होता, इन्होंने डेवलप कर लिया होता तो आई थिंक डेमोन्स्ट्रेट करते। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इनके पास है, बट वो एनरिचमेंट के रास्ते जा रहे हैं। कोशिश में तो थे, ये बात में है। है, यस, इनफ करें। पर बेसिक पॉइंट ये है कि इसमें बड़ी आयरनी भी है इस रीजन की। अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि हम ईरान को इसलिए हमारे लिए थ्रेट है ये, क्योंकि ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, ईरान कहता है। तो इसलिए इजराइल कहता है कि अगर ये कहता है कि डेथ टू इजराइल तो ये तो मेरा जानी दुश्मन हुआ, मुझे इसे मारना है। अब बात यह है कि ये ईरान डेथ टू अमेरिका कहता क्यों है? कभी दर्शक आपके ये भी सोचें, 1953 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था ईरान का, जिसको अमेरिकन CIA ने सत्ता से उतारा, जेल में डलवाया और वो बाद में मर गया। उसकी जगह इन्होंने शाह को बिठाया। शाह ने इनसे जो ऑयल कंपनीज थी, ये नेशनलाइज करने जा रहा था इसलिए उसे उतारा था। शाह ने ऑयल कंपनीज अपनी ईरानियन अमेरिका के साथ जॉइंट वेंचर को दी, अमेरिका से प्लेन्स खरीदे, वेपन्स खरीदे। और शाह की रेजीम भी काफ़ी डिक्टेटोरियल थी। शाह की एक सीक्रेट पुलिस थी जिसको कहते हैं सवाक, जो कि टॉर्चर करती थी, मारती थी। तो देश के अंदर जो भी हुआ, लोग तरस्त हो गए उस डिक्टेटर के एटीट्यूड से। 79 को जो रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने शाह को खदेड़ फेंका। जब रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने कहा डेथ टू अमेरिका, क्योंकि उन्हें था शाह जो कर रहा है ये तो अमेरिका की सपोर्ट से ही और अमेरिका करवा रहा है। तो ईरान जो कहता है डेथ टू अमेरिका, उसका रीज़न है। अब बात ये होगी, दोनों एक दूसरे को डेथ कहते हैं, डेथ टू अमेरिका कहता है, डेथ टू इजराइल, इजराइल कहता है डेथ टू ईरान। तो हम इस युद्ध को हम क्या देखें, इसका भविष्य क्या देखें? क्या ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है? मिडिल ईस्ट के सारे देशों को भी ईरान ने अपना एक तरह से दुश्मन बना लिया है। जो इस्लामिक और देश हैं वो भी नाराज़ हैं। ये नाराज़गी अब किस रूप में सामने आएगी? देखिए, पहला फार्मूला जो वेनेजुएला वाला, या कि कोई जो रेजीम कोलैप्स हो जाए, कोई डील हो जाए अमेरिका के साथ, वो पॉसिबिलिटी है। बट अगर वो नहीं होता है तो ये तो इस रीजन में महीनों महीनों साल भर चलेगी जंग, ऊपर नीचे है जो भी कुछ। ऐसे होगा जैसे मानिए हिजबुल्ला है, पिछले सालों से लड़े जा रहे, हूती हैं लड़े जा रहे। भाई हूती भी तो एक नेशन है, हूती यमन 2/3 यमन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो चले जा रहे हैं। तो इसी तरह से ईरान भी बन सकता है,